तो ये हमारा सेकंड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, एक आर्टिकल डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा, हालांकि कहने के लिए एक आर्टिकल है पर लेकिन कॉम्बिनेशन यहां पर 2 आर्टिकल का है। एक आर्टिकल तो आज के ही न्यूज़पेपर का है, एक आर्टिकल ऐसा है जो कि आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो रिवीजन भी कराऊंगा और कुछ डिटेल में यहां पर चीजें भी हम लोग जानने को देखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ये जो आर्टिकल है यहां पर बेसिकली ये बात कर रहा है कि पूरे संसार में आज के डेट में कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल रहा है और उसके चलते आज के डेट में जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा कमाने के पीछे लगी हुई है, वो जो भी पैसा कमा रही है वो जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंचा रही है। तो कुछ ऐसी बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम लोग ये क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चा तेल ऐसा होता है कि जिसमें से कई सारे सामान हम लोग निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, गैस ग्लिसरीन वगैरह आप लोगों को निकालने को मिलती है, मिट्टी का तेल, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर इसी से निकाले जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये खरीद कर लाते हैं यहाँ पर एक चीज और उसमें से कई सारी चीजें यहाँ पर बन जाती है। पर लेकिन होता क्या है यहाँ पर आज के डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्वायरमेंट तो ज्यादा मार्केट में है नहीं, सारी मशीनरी जो है मैक्सिमम ठप पड़ी हुई है, तो उसके चलते भी यहाँ पर जो प्राइस है वो बार बार बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहां पर अभी एक स्टेटमेंट निकल कर आई हमारी कंट्री के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की साइड से, तो उसके चलते यहां पर यह आर्टिकल लिखा गया है। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो भी हम लोग जो फ्यूल प्राइस है जो यहां पर बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है, वो सारा पैसा यूज किया जा रहा है वेलफेयर के लिए। और आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में वेलफेयर कैसा देखने को मिल रहा है, अप टू द मार्क नहीं है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। कम से कम कोई एक तबका तो सेटिस्फाई होता है। इंडस्ट्री बोल रही है हमको अप टू द मार्क यहां पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसी तरीके से किसान बोल रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मजदूर बोल रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोल रहे हैं जितना पैसा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। और इसी के साथ में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको बोला था कि उनके अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया जाए, तो वो भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन यहां पर कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी की साइड से आई है उसको कहीं ना कहीं अपोज करती हुई यहां पर नजर आ रही है। ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो आज के में भी 45% लोअर चल रहा है 2019 के कंपेयर में। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो खूब पैसा कमा रही है, प्राइस जो है वो उसको लो नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक जो यहां पर एक तरीके से इसका फायदा पहुंचना चाहिए था, वो यहां पर नहीं पहुंच रहा है, जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। यानी कि अगर गवर्नमेंट पैसा कमा रही है तो कंज्यूमर तक कम से कम उसका थोड़ा फायदा पहुंचना चाहिए। मान लीजिए मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूं आज के में, ठीक है, वो प्रोडक्ट पर मुझे यहां पर आज के में प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है यहां पर 150 रुपए है, तो मुझे यहां पर मान लीजिए 50 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कम से कम 25 रुपए अपने पास रखो इसमें से, और 25 रुपए जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सप्लाई कर दी जाए, ताकि उनको भी देखने को मिले कि हाँ यार अगर प्रॉफिट होता है तो फायदा हो रहा है, तो और जी जान लगाकर काम करेंगे। तो वो कंडीशन नॉर्मली यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। जबकि हमारी कंट्री में आज के डेट में डीरेगुलेट कर दिया गया है ऑयल मार्केट को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस बढ़ेंगे और घटेंगे तो हमारी कंट्री में भी पैरेलल उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये जो डीरेगुलेशन बोलने के लिए किया गया है, ये सारा कहीं ना कहीं जो खा जा रही है वो खा जा रही है हमारी गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट इस डीरेगुलेशन को प्रॉपर वे में डीरेगुलेट नहीं होने दे रही है, सारा फायदा गवर्नमेंट उठाकर ले जा रही है, चाहे कितना भी नीचे क्यों ना जाए यहां पर प्राइस, पर लेकिन वो उसको नॉर्मल तरीके से नीचे नहीं आने दे रही है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात पता है यहां पर क्या है, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है आज के डेट में सब जगह त्राहिमाम है, हर एक लेवल पर, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई वर्कर हो, कोई किसान हो, हर एक इंसान को यहां पर उसका अप टू द मार्क प्राइस नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पर यहां पर ऑयल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा रखे हैं, और तब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पर यहां पर क्यों आप लोग इनको डाउन कर देते हैं। उस टाइम पर तो कोई ऐसा भी नहीं होता कि इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में प्राइस जो है वो काफी कम चल रहा है, आखिर उस टाइम पर कि यहां पर इसको क्यों डाउन किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी जो है काफी लार्ज स्केल पर लगाई जाती है, और जबकि यहां पर आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर यह लेवल आ गया था प्राइस का ऑयल का कि यहां पर कहीं ना कहीं उसको फ्री में भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसके चलते मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बात करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली ऐसा होता हुआ आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, कि जो प्राइस है उसका, जो पेट्रोलियम प्राइस है यहां पर, उसका जो प्राइस था वो नेगेटिव में पहुंच गया, नेगेटिव $42 तक, $42 तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि यूएसए के अंदर में यहां पर उस ऑयल को रखने के लिए जगह नहीं बची। अगर उसको रखते, उसके लिए कोई फैसिलिटी बनाते, तो उसमें उनको और ज्यादा पैसा डालना पड़ता। तो सीधा सीधा ये सामने वाले को दे दो, भैया ले जा, पर थोड़ा सा पैसा भी ले ले चाहे, पर लेकिन इसको यहां से ले जा, तो वो बात हो गई यहां पर। तो ये कंडीशन देखने को मिली। तो उस टाइम पर एक और झड़प सामने निकल कर आई, वो थी ओपेक कंट्री और रशिया की। ये ऊपर आप लोगों को मैप में रशिया देखने को मिलेगा यहां पर, और यहां पर आप लोगों को ये ओपेक कंट्री
होगी। ओपेक कंट्री जिनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो सारी कंट्री मैक्सिमम इसका पार्ट है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, लगभग सारी कंट्री, कुछ बाहर है जैसे कि यूएसए इसका पार्ट नहीं है, इसी के साथ में रशिया इसका पार्ट नहीं है, पर लेकिन इनके बीच में एक एग्रीमेंट टाइप का रहता है कि अगर ये ओपेक कंट्री प्राइस को, ऑयल के प्राइस को डाउन करेंगी तो यहां पर रसिया जैसी कंट्री यानी कि दूसरी कंट्री जो है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी प्राइस को डाउन करेंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्राइस को डाउन कैसे करना है कि ऑयल का जो कंजप्शन है एक तरीके से वो तो इतना जितना बढ़ रहा है मार्केट में उसी के हिसाब से रहेगा। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन में छेड़खानी करते हैं। अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की ज्यादा रहेगी तो प्राइस कम रहेगा, अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो प्राइस ज्यादा रहेगा। तो जब भी इनको क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ाना होता है तो मार्केट में सप्लाई कम कर देते हैं। सप्लाई नहीं जाएगी तो लोगों के पास में अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो उसका प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अब की बार जब इनके द्वारा बोला गया कि प्रोडक्शन में कट करना है तो रसिया ने इनकी बात मानने से मना कर दिया। उसके पीछे क्या मुद्दा था, उसके पीछे मुद्दा यह था कि अगर प्रोडक्शन में ये कट करेंगे तो सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब ये कि ऑयल का जो प्राइस है वो यहां पर बढ़ जाएगा। ऑयल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो लोग बाग क्या काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑयल खरीदने के कंपेयर में वो सेल गैस खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। सेल गैस यहां पर ज्यादा सस्ती होती है और मैक्सिमम सप्लाई जो सेल गैस आप लोगों को देखने को मिलती है वो यूएसए से आती है। तो प्रोडक्शन में अगर यहां पर कटौती करते हैं तो यहां पर रसिया का ऑयल तो बिकना मार्केट में बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा, अलग कम हो जाएगा, पर लेकिन जो यूएसए की सेल गैस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या किया गया, यहां पर रसिया के द्वारा सऊदी अरेबिया की बात मानने से मना कर दिया कि भैया हम लोग अपने प्रोडक्शन में कट नहीं करेंगे। तो जैसे ही सऊदी अरेबिया को यहां पर लगा कि रसिया कम करने वाला नहीं है तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया, प्रोडक्शन कट करने से तो गया, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई तो इससे प्राइस और ज्यादा डाउन हो गया। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि एक तरीके से रसिया को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मैं देखता हूं कि तुम लोग कहां पर स्टेबल करोगे। पर लेकिन ये कोई सस्टेन करने वाला मुद्दा तो था नहीं यहां पर कि लंबे समय तक ये चीजें चल सकती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर प्राइस कम रहेगा तो नुकसान तो यहां पर जो यहां पर जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है नुकसान तो उनको भी देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ज्यादा लंबे समय तक ये चीजें हालांकि टिक नहीं पाई। पर लेकिन इससे यह पता चलता है कि मार्केट कितनी फर्जाइल है, यानी कि हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जरा सी देर में इन पर झड़प हो जाती है, जरा सी देर में कोई और कंडीशन देखने को मिल जाती है तो कम से कम वो कंट्री जो मैक्सिमम, हमारी कंट्री 80% के करीब अपना क्रूड ऑयल बाहर से खरीदती है, 20% ओनली हमारी कंट्री में होता है। तो इसलिए हमको अपनी ही कंट्री के ऊपर निर्भर होना चाहिए और उसी के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर जैसे प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। अब यहां पर ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वियना में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर ऑस्ट्रियस का मेंबर भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जो टोटल मेंबर है आज के डेट में वो 13 मेंबर हैं आज की डेट में अगर इसकी बात करें तो। और इसी के साथ में मोहम्मद बारकिंदो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था बगदाद इराक के अंदर में 1960 में और इफेक्ट में आया था 1961 में। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आज की डेट में जो 13 मेंबर हैं, अभी रिसेंटली यहां पर 15 मेंबर हुआ करते थे, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से 2 मेंबर के द्वारा इसको छोड़ दिया गया है। तो एक तो कतर के द्वारा यहां पर इसको छोड़ दिया गया, जो कि काफी ज्यादा इशू भी बना था जब कतर के द्वारा यहां पर इसको छोड़ा गया। तो एक तो कतर इसका पार्ट आज के डेट में नहीं है, दूसरा इक्वाडोर भी यहां से बाहर निकल गया है। तो कतर यहां पर हो गया, ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, ठीक है, और इक्वाडोर यहां पर हो गया साउथ अमेरिका के अंदर में। तो ये 2 आज के डेट में इसका पार्ट नहीं है। तो रिसेंटली अभी ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्री का जो ग्रुप है उससे बाहर कौन निकला, तो एक कतर निकला और दूसरा इक्वाडोर निकला। कौन कौन से मेंबर हैं यहां पर, अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, ये है इक्वेटोरियल गिनी, इसी के साथ में यहां पर गबन, इराक, कुवैत, ये है लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुला। तो ये इसके यहां पर मेंबर हैं। फाउंडिंग मेंबर अगर आप लोगों से पूछे कोई कौन कौन है यहां पर, तो वेनेजुला हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इराक और ईरान, ये टोटल 5 आप लोग यहां पर इसके फाउंडिंग मेंबर देखने को मिलेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज में रहती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आप लोग ये देखिए हम लोग कहां से अपना जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल लेकर आते हैं। इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुला और नाइजीरिया और यूएई, ये वो कंट्री है। अगर आप लोग देखोगे 2013, 14, 15, 16, 17, 17, 18, तो एक पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इराक से हमारा जो सप्लाई है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। रीजन आप लोग देखें यहां पर
ठीक है। तो यहां पर ये बढ़ता हुआ जा रहा है। सऊदी अरेबिया से देख सकते हैं आप लोग, सऊदी अरेबिया से यहां पर ये भी हमारा जो सप्लाई है कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया से जो है वो आप लोग देखते हैं कि एक पैटर्न में रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। ईरान में हमारा सप्लाई काफी ज्यादा बड़ा था स्टार्टिंग में, पर लेकिन फिर यहां पर ये घटकर नीचे आ गया, क्योंकि 2016 में आप लोग देखते हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनकर आ गए, तो पहले ज्यादा था, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील के चलते ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डाला कि वहां से न खरीदे, तो यहां से कम हो गया। वेनेजुएला की आर्थिक व्यवस्था काफी खराब चल रही है। आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा वेनेजुएला में कई सारे क्राइसिस देखने को मिले, तो इसके चलते वहां से भी काफी सप्लाई कम हुआ। नाइजीरिया पे हमारा सप्लाई बढ़ा और यूएई से हमारा सप्लाई कम हुआ थोड़ा सा। ये तो हो गई पर्टिकुलर कंट्री जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी अगर रीजन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यहां से मैक्सिमम हमारा सप्लाई होता है। सबसे ज्यादा कहां से होता है? मिडिल ईस्ट से होता है, जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, ईरान, तो ये कंट्री हमको सबसे ज्यादा सप्लाई करती है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर हो गया साउथ अमेरिका। तो ये बेसिक है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारी कंट्री आपस में लड़ती रहती हैं। अब ये कंट्री आपस में लड़ रही है तो हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट रहना है। अगर कल को लड़ाई हो जाए तो कम से कम इतना हमारे पास में क्रूड ऑयल होना चाहिए कि हम लोग अपनी ही कंट्री में अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे जब तक वहां पर नॉर्मल कंडीशन नहीं हो जाती। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर कई तरह की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है यहां पर आज के में हमारी कंट्री में, वो है यहां पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ये मैप आप लोग देखते हैं। दूसरा है यहां पर मैंगलोर, ये है कर्नाटका के अंदर, ये आप लोग यहां पर देखते हैं। तीसरा है यहां पर पादुर, ये भी कर्नाटका के अंदर है। तो ये तो आज के में वो फैसिलिटी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। नई अपकमिंग फैसिलिटी कहां कहां बनाने की बात की जा रही है, तो ये बनाने की जा रही है, एक तो यहां पर चंदीकोल उड़ीसा के अंदर में, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, और दूसरा यहां पर पादुर कर्नाटका के अंदर में। तो पादुर कर्नाटका ये उडुपी के पास में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो नई दो फैसिलिटी भी यहां पर डालने की कोशिश की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग एक तरीके से माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने, ये सारी फैसिलिटी जो बनाई जाती है बेसिकली ये आप लोगों को कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जब हम लोग लेकर आते हैं, जैसे आप लोग यहां से समझिए, इस पर्टिकुलर रीजन से अगर क्रूड ऑयल लेकर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग लेकर आएंगे, तो यहां पर इसको बेसिकली कोस्टल एरिया में अगर रखा जाएगा तो उससे ये रहेगा आसानी से यहां पर हम लोग इसको रख सकते हैं यहां पर लाकर, वरना अंदर ले जाने के लिए हम लोग को और ज्यादा यहां पर जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारी कंट्री में रिजर्व बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये तो बनी जाएगा कहां कहां पर ये स्टेब्लिश है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक तो है चांदीकोल उड़ीसा के अंदर, विशाखापट्टनम हो गया यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर में, मंगलूर और इसी के साथ में पादुर कर्नाटका के अंदर में। बाकी यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन इसको यहां पर मेंटेन रख रहा है, कौन स्टेब्लिश कर रहा है। कंस्ट्रक्शन जो किया गया स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी का यहां पर, ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि ISPRL, इसके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया। ISPRL एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि हमारी कंट्री में ऑयल इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड की यहां पर सब्सिडरी है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करती है, और 2005 में इसको बनाया गया था। देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये रहती है कि अगर आदमी के ऊपर प्रॉब्लम पड़ती है तो उसको थोड़ा सा उसको समझ लेना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये यहां पर सॉल्यूशन किया गया, क्योंकि 1990s में जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा बर्बाद हो रही थी, हम लोग को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा था। उस टाइम पर हमारी कंट्री के पास में एक हफ्ते का भी यहां पर मुश्किल से बचा हुआ था क्रूड ऑयल खरीदने का पैसा। तो इसलिए यहां पर अगर हम लोग आने वाले टाइम में अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी यहां पर कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आर्टिकल में जैसे बताया गया यहां पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह काफी ज्यादा बढ़ाई गई, यहां पर अगर देखा जाए काफी, हालांकि बीच में कुछ कम भी की गई, पर लेकिन एक्जैक्टली जितना यहां पर होना चाहिए था अवेलेबल यहां पर जनता के लिए वो नहीं प्रोवाइड कराया गया। लेटेस्ट इंक्रीमेंट अभी यहां पर जो सेंट्रल जो टैक्स में रेवेन्यू में यहां पर भी देखने को मिला, इसके चलते दिल्ली में जो प्राइस देखने को मिला 71 देखने को मिला। मतलब ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल पर यहां पर प्राइस इतने डाउन चल रहे हैं कि यहां तक बोला गया कि आप लोग खरीद लो पर पैसा दे दो, चाहे उल्टा पैसा ले लो, यानी कि उल्टा काम हो रहा है, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि पैसा का पैसा। तो यहां पर एक तरीके से फायदा क्या हो रहा है, तेल का तेल मिल रहा है और उसी के साथ में पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये समझिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि ऐसी कंडीशन होने के बाद भी इतना लार्ज स्केल पर प्राइस चल रहा है, तो यहां पर जनता से कितना पैसा ऐंठ रही है गवर्नमेंट, उससे पता चलता है। जबकि उस तरीके की रिफॉर्म भी लेकर यहां पर नहीं आ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो स्टैंड स्टिल पड़ी हुई है आज के दिन में। जो आज के दिन में अगर आप लोग देखेंगे सारी चीजें बंद पड़ी है, ट्रेन हो गया, गाड़ियां हो गई, मैक्सिमम सारी चीजें बंद पड़ी है, कुछ इक्का दुक्का को छोड़कर। तो ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल है उसके साथ भी फिर भी यहां पर ये एक तरीके से कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी यहां पर ये कंडीशन है कि गवर्नमेंट तो ये सोच रही है
किसी तरीके से बस पैसा कमाया जाए। 2018 के साथ में अगर कंपेयर करें, 2018 यानी कि जस्ट जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा पहले कई सारे राज्यों में भी इलेक्शन हुए और सेंटर के भी इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिले 2019 में। उस टाइम पर एक्साइज ड्यूटी में कम कर दी गई, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस बढ़ रहे थे, पर लेकिन हमारे यहां प्राइस डाउन हो रहे थे। रीजन क्या है? रीजन है इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन के लिए आप लोग जब मार्केट में प्राइस बढ़ भी रहे हैं तब भी डाउन कर रहे हैं, जबकि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, जबकि रियलिटी में यहां पर जनता को जरूरत है उसका पैसा घटाने की, और उस टाइम पर आप लोग आंख बंद कर बैठे हुए हैं। तो ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक वाजिब है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है बेसिकली। अगर मैक्सिमाइज करने की बात करें रिवेन्यू को, तो आप लोग देखते हैं वेलफेयर स्कीम के लिए बोला जा रहा है, पर लेकिन जनता को रियलिटी में उसके लिए फायदा नहीं पहुंच रहा है। जो वेलफेयर स्कीम आप लोग बोल रहे हैं, क्या जनता उस वेलफेयर स्कीम को इतना एंजॉय कर पा रही है जितना आप लोग बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोल रहे हैं? तो ये भी यहां पर उस तरीके से अप टू द मार्क चीजें देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ में आज की डेट में बात करें, इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेल जो है वो काफी कम हो चुके हैं और आने वाले टाइम में जल्दी से ये एक तरीके से अपने पैटर्न में आने वाली नहीं है। जॉब लॉस हो चुका है, पे कट हो चुका है, लोगों के पास में जो बजट है वो श्रिंक होता जा रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड जो है वो फिर से यहां पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं दोबारा उछाल लेने में काफी टाइम लेगी, कम से कम 1 या 2 क्वार्टर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पर कैसे आप लोग इसको बोल सकते हैं कि जल्दी से चीजें यहां पर पैटर्न में आ जाएंगी? तो इस तरीके से जो सेंटर है यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें 2 लाख करोड़, तो ये देखने को मिलेगा जल्दी से ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो अब उतने अच्छे लेवल पर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। और खासकर अगर इस टाइम पर आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बीपीसीएल जैसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये सोने के अंडे देने वाली बत्तख है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं चलती, हमेशा प्रॉफिट में रहती है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए पेड़ है, वो पेड़ आप लोगों को आम देता है, ठीक है, तो आम आप लोगों ने तोड़ लिए, फिर से आप लोग बोले कि आज एक काम करते हैं, ये पूरा पेड़ ही काट कर घर ले जाते हैं, अपना आम मिलते रहेंगे, तो काम खत्म हो गया ना। वहीं पे मुर्गी एक अंडा दे रही है तो टाइम पे देगी, मान लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, और सोचेगी यार सोने का अंडा दे रही है तो इसको काट लेते हैं, बहुत सारे अंडे होंगे इसके अंदर, तो उससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? तो वही बेवकूफी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो आज के में अगर कंडीशन देखें, जो खासकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा, आप लोग वैसे तो बोल रहे हैं कि डीरेगुलेट कर दिया, पर लेकिन रियलिटी में यहां पर ऑटोनॉमी देखने को नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही है। इलेक्शन आ रहा है तो प्राइस कट करवा दिया, और इलेक्शन नहीं है, जब यहां पर प्राइस डाउन हो रहा है तो उसके बाद भी प्राइस बढ़ा दिया, तो काहे की ऑटोनॉमी होगी? ये तो कोई ऑटोनॉमी देखने को मिल ही नहीं रही है, ये तो बोलने वाली बात होगी। तो इस तरीके की कंडीशन में कौन यहां पर चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना? तो इस तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले पीएसयू से थोड़ा दूर रहें, और इनको कम से कम अब फिलहाल तो बेचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में इन्हीं के ऊपर आप लोग सर्वाइव आने वाले टाइम में करने वाले हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया। हालांकि जो ये चीजें मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें बताई हैं, जो ओपेक वाला पूरा मुद्दा मैंने रसिया का आप लोगों को बताया यहां पर समझाकर, यहां पर एक तो ये इस आर्टिकल में कहीं पर मेंशन नहीं है, दूसरा ओपेक वाला मुद्दा जो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया, जिससे क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में भी बन सकता है, ये भी इसमें कहीं भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साइड में यहां पर कहां से हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, वो चीजें देखिए। क्रूड ऑयल जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो कई सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो फिर हम लोग एक्सपोर्ट भी काफी लार्ज स्केल पर करते हैं, जो हमारे यहां पर ये हम लोग इसको चीजों को लेकर आते हैं। तो इसलिए इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल जो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। बाकी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था, उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के नीचे भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ में फेसबुक पर जो ग्रुप है वहां पर भी आप लोग दे सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, तो उनका रिव्यू भी कीजिएगा और अपना भी आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारे क्वेश्चन वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, उनका भी आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, इससे आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलने वाला है। आइए अब मैं बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से पूछा था। बात की जा रही थी यहां पर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बारे में, तो ये बोला जा रहा है कि 60% जो ऑस्ट्रेलिया की जो मेनलैंड है वो यहां पर आप लोगों को रेगिस्तान देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरा बोला जा रहा है अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से माने, ऑस्ट्रेलियन जो डेजर्ट है, रेगिस्तान जो है, वो रिलेटिवली लो रेट ऑफ रेनफॉल यहां पर होता है, यानी कि कम वर्षा होती है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है यहां पर क्या, आप लोग बताइए, देखते हो सही आंसर कितना बताते हैं आप लोग, अपना आंसर बताइए। आंसर है यहां पर डी, यानी कि कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए।
रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को इतना एक तरीके से कम तो नहीं देखने को मिलेगा कि उसकी 60% लैंड में आप लोगों को रेगिस्तान देखने को मिलेगा, नहीं, ओनली 18% लैंड है जो कि यहां पर आप लोगों को रेगिस्तान नजर आएगी। 35% जो ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक तरीके से जो रेन होती है वो यहां पर एक तरीके से रिसीव करता है लिटिल रेन इन इफेक्टिव डेजर्ट के अंदर में। पर लेकिन फिर भी अगर इंटरनेशनल लेवल के कंपेयर में आप लोग बात करते हैं तो फिर भी अगर इसको देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम रेन यहां पर देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट जो है रिलेटिवली हाई रेट ऑफ लोगों को रेन देखने को मिलेगा। इसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन सेंस है थोड़ी सी। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर यह इक्वेटर के पास में जस्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रेन यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में काफी गर्मी रहती है तो रेन होने के चांसेस काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम जो यहां पर ये इंटरनल वाला रीजन जो है, खासकर ये वाला रीजन, ठीक है, कुछ यहां पर वेस्टर्न साइड वाला रीजन, ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा डेजर्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया ये पर्टिकुलर ए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया यहां पर ये 2 वाला, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये तानामी डेजर्ट हो गया 3 वाला यहां पर, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है सिम्पसन डेजर्ट के बारे में, ये हो गया 4थे नंबर का, ठीक है। इसी के साथ में गिब्सन डेजर्ट के बारे में, ये हो गया 5वें नंबर का। तो ये सारे नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिटिल सैंडी डेजर्ट हो गया, ये हो गया यहां पर 6ठे नंबर का, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहां पर स्टार्क जिल्स्की डेजर्ट हो गया, यहां पर ये हो गया कौन सा, 7वें नंबर का, तो ये हो गया 7वें नंबर का, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है स्टूट स्टोनी डेजर्ट हो गया 8वें नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये है तरारी, ये ताइराई, ठीक है, ये है ताइराई, ठीक है, TIARAI ताइराई, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर 9वें नंबर का, ओके। इसी के साथ में यहां पर ये है पिडेरिका डेजर्ट, ये हो गया 10वें नंबर का। तो ये अलग अलग यहां पर आप लोगों से नाम पूछे जा सकते हैं, तो सारे एक जगह इकट्ठे आप लोगों को यहां पर मिल गए। हालांकि बाद में भी एक आधा इनमें से आप लोगों को डिस्कस करूंगा मैं, बाकी ये आप लोग रिवीजन बार बार आप लोगों का होता रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि नंबर के साथ में ढंग से इसको दिखाया गया है यहां पर, ठीक है। बाकी पीडीएफ में आप लोगों को मिल ही जाता है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लिया कीजिए। देखिए कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जो ऐसा है कि लेक्चर के अंदर नहीं डिस्कस करनी है पर लेकिन आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो वे भी कई सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड किया कीजिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ से, ताकि कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें इकट्ठे मिल जाती है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।